Hello dear students, welcome to my video lecture. In previous lecture I have explained half range Fourier series. Now in this lecture I am going to explain you harmonic analysis. This is the last topic of this chapter. Okay. So harmonic analysis मतलब क्या? तो इससे पहले आपने जितने भी Fourier series के क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें क्या दिया रहता था आपको एक फंक्शन. ओके, सो फंक्शन आपको गिवन रहता था along with its interval, but while using harmonic analysis instead of functions you will be provided with numerical data. आपको क्या दिया रहेगा? numerical data. So using numerical data we are going to find Fourier series. So the process of finding Fourier series with the help of numerical data is called as harmonic analysis. And in very first lecture I already told you that harmonic analysis is one of the very important application of Fourier series. So in several fields for signal analysis this harmonic analysis is used. Okay, so let us see the process of finding Fourier series with the help of numerical data is called as harmonic analysis. Okay, Fourier series is defined in similar fashion. Okay, so Fourier series हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सपोज हियर यू हैव गिवन फंक्शन f of x और हम f of x को ही यहाँ पर y भी डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो y मीन्स व्हाट? f of x. ओके, सो y इक्वल्स टू f of x इज पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल 0,2l. सो सबसे पहले हम 0,2l के लिए देखेंगे एंड सडनली वी सी फॉर अनदर इंटरवल 0,2 pi. सो सी, सो फोरियर सीरीज हम कैसे डिफाइन करते हैं? f of x इक्वल्स टू, और अब हमने f of x को y डिनोट किया है. ओके, सो y इक्वल्स टू a0/2 प्लस समीशन वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. This is our standard Fourier series, right? So यहाँ पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि फाइंड फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक, या तो फिर पूछा जाएगा फाइंड फोरियर सीरीज अप टू सेकंड हार्मोनिक, या तो फिर फोरियर सीरीज अप टू थर्ड हार्मोनिक. ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो अब ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक क्या है? सो लेट्स सी. तो इससे पहले हमने फोरियर सीरीज समीशन के फॉर्म में ली है, बट यहाँ पर हार्मोनिक एनालिसिस में हम इस समीशन को एक्सपांड करने जा रहे हैं. सो फॉर n इक्वल्स टू 1, देखिए n इक्वल्स टू 1 के लिए ये वाली टर्म क्या आएगी आपकी? a1 cos pi x by l प्लस b1 sin pi x by l. तो n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको ये जो साइन और कोसाइन के फॉर्म में टर्म मिलती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक टर्म. क्या कहते हैं हम? फर्स्ट हार्मोनिक टर्म, या तो फिर उसे फंडामेंटल टर्म भी कहते हैं. ओके, तो आ रहा है ध्यान में? सो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमें टर्म कौन सी मिलती है? a1 इंटू दिस कोसाइन टर्म प्लस b1 इंटू साइन टर्म, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक टर्म. सिमिलरली अगर आपने n इक्वल्स टू 2 के लिए ये वाली टर्म फाइंड की तो आपको मिलेगा a2 cos 2 pi x by l प्लस b2 sin 2 pi x by l, और दिस टर्म इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक टर्म. लाइकवाइज ओके, सो अगर मुझे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड फोरियर सीरीज फॉर द गिवन डेटा अप टू फर्स्ट हार्मोनिक टर्म, तो अगर आपको फर्स्ट हार्मोनिक टर्म तक के पूछा है मतलब आपको सिर्फ क्या फाइंड करना होगा? देखिए, फर्स्ट हार्मोनिक तक पूछा है मतलब आपको सिर्फ a0, a1 और b1 की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर अप टू सेकंड हार्मोनिक पूछा है तो आपको a0, a1, b1, a2 और b2 भी फाइंड करना होगा. और अगर थर्ड हार्मोनिक टर्म भी पूछी है आपको, थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर n इक्वल टू 3 पुटअप करेंगे. तो आपको मिलेगा a3 cos 3 pi x by l प्लस b3 sin 3 pi x by l, और वो जो n इक्वल टू 3 के लिए टर्म मिलेगी उसे हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक टर्म. ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको फोरियर सीरीज कहाँ तक के एक्सपांड करनी है. ओके, सो आफ्टरवर्ड्स सी, हाँ ये तो हो गई अपनी फोरियर सीरीज. ओके, अब a0 कैसे फाइंड करना है, a1 कैसे फाइंड करना है, b1 कैसे फाइंड करना है, क्योंकि हमने इससे पहले a0, an और bn के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में फॉर्मूले यूज किए थे, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए तो अपने पास फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल डेटा दिया रहेगा. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल डेटा हाउ टू कैलकुलेट a0, an and bn. So let us see. Formula for a0 is 2 by n into summation of y.
ओके, तो समीशन ऑफ y मतलब आपके पास x और y का न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल रहेगा, है ना, क्या अवेलेबल रहेगा, न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल रहेगा. सो फ्रॉम दैट डेटा वी इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ समीशन y, है ना. समीशन y मतलब क्या, y के सभी टर्म्स की हम एडिशन करेंगे. ओके, सो a0 का फॉर्मूला क्या है, 2 बाय कैपिटल N इंटू समीशन ऑफ y. अब यहाँ पर कैपिटल N क्या डिनोट करता है, सो कैपिटल N डिनोट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या तो फिर नंबर ऑफ जितने भी आपको पेयर्स दिए, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, और कैपिटल N की वैल्यू लेते वक्त आपको एक केयर रखनी है, तो वो मैंने आपको एग्जांपल्स के वक्त समझाऊंगी. ओके, सो यहाँ पर कैपिटल N क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बाद में an का फॉर्मूला है 2 बाय n इंटू समीशन y इंटू, हमें मालूम है an का फॉर्मूला, इससे पहले हम क्या लेते थे, 1 बाय l इंटू इंटीग्रेशन ओवर द गिवन इंटरवल f ऑफ x इंटू कॉस n पाई x बाय l. यहाँ पर f ऑफ x को ही हमने क्या डिनोट किया है, y डिनोट किया है. सिमिलरली यहाँ पर भी an का फॉर्मूला आएगा 2 बाय कैपिटल N इंटू समीशन y इंटू कॉस n पाई x बाय l. ओके, वैसे bn के फॉर्मूला में सिर्फ क्या चेंज है, इंस्टेड ऑफ कॉस हियर वी टेक साइन. ओके, अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर तो फॉर्मूले मुझे an bn के फॉर्म में दिख रहे हैं, बट आपने पहले बताया कि आपको यहाँ पर फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक या तो फिर सेकंड हार्मोनिक या तो फिर थर्ड हार्मोनिक तक पूछेंगे. तो अगर मुझे फर्स्ट हार्मोनिक तक फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मतलब a0 फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है और b1 फाइंड करना है. बट मैंने फॉर्मूले तो an और bn के फॉर्म में लिखी है. देन हाउ डू वी फाइंड वैल्यू ऑफ a1 b1 a2 b2. a0 का तो फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है. अब a1 के लिए देखिए हम क्या करेंगे, a1 के लिए सिर्फ हम स्मॉल n को रिप्लेस करेंगे 1 से. अगर मैंने यहाँ पर n को 1 से रिप्लेस किया, ये तो कैपिटल n है, कैपिटल n डिफरेंट है ना. तो फॉर्मूला आएगा आपका a1 का, तो सिर्फ a1 का फॉर्मूला आएगा 2 बाय कैपिटल N इंटू समीशन y कॉस, यहाँ पर भी आपको n को 1 से रिप्लेस करना होगा, सो वी गेट कॉस पाई x बाय l. ओके, सिमिलरली अगर आपको a2 फाइंड करना है तो यहाँ पर आप 2 से रिप्लेस करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा 2 बाय n समीशन y कॉस 2 पाई x बाय l. सो अकॉर्डिंगली आप सिंगल फॉर्मूला से a1 a2 a3 एंड सो ऑन फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ स्मॉल n. ओके, सेम थिंग हैपन फॉर b1 b2 b3. सो b1 के लिए आपको क्या करना है, n को 1 से रिप्लेस करना है, फॉर b2 n को 2 से रिप्लेस करना है, फॉर b3 n को 3 से रिप्लेस करना है, लाइकवाइज. ओके, सो इन दिस वे वी फाइंड वैल्यूज अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. फॉर्मूले हमें यहाँ पर समीशन के फॉर्म में है दिए हुए, और कैपिटल N क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड डायरेक्ट करंट, है ना, तो हार्मोनिक एनालिसिस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ज्यादातर यूज होता है. ओके, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इसका मोस्ट ऑफ द यूज होता है, ठीक है. तो देखिए a0/2 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं ना. तो इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज में इसे डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, a0/2 को डायरेक्ट करंट, ठीक है. तो अगर आपको डायरेक्ट करंट फाइंड करने के लिए बोला है तो मतलब आप क्या फाइंड करोगे, a0/2. देन अगर आपको पूछा है कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टर्म, तो मुझे बताइए फर्स्ट हार्मोनिक टर्म कौन सी है, दिस वन, है ना. इस कंप्लीट टर्म को आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक टर्म. तो फर्स्ट हार्मोनिक टर्म में कौन से फोरियर कोएफिशिएंट्स आते हैं, a1 और b1. इसलिए आपको अगर पूछा जाता है कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टर्म, तो फर्स्ट हार्मोनिक टर्म में सिर्फ a1 b1 है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर. इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टर्म. अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड हार्मोनिक टर्म पूछा है तो सेकंड हार्मोनिक टर्म में कोएफिशिएंट्स कौन से आते हैं, a2 और b2. तो सिर्फ फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, a1 और b1 को हम रिप्लेस करेंगे a2 और b2 से. ओके, सो
एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड हार्मोनिक टर्म क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर आपको आइथ टर्म के लिए एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ai स्क्वायर प्लस bi स्क्वायर। ओके, सो इन दिस वे we use this harmonic analysis. Okay, now let's see the examples. So example is obtain the constant term. Constant term मतलब हमें क्या फाइंड करना है, a0/2. Find the constant term and the coefficient of first sine term and first cosine term. तो जब हम फूरियर सीरीज एक्सपांड करते हैं तो एक्सपांशन क्या आता है, a0/2 प्लस a1 cos पाई एक्स बाई एल प्लस b1 sin पाई एक्स बाई एल। देन अगली टर्म क्या आती है, हार्मोनिक टर्म a2 cos 2 पाई एक्स बाई एल प्लस b2 sin 2 पाई एक्स बाई एल प्लस प्लस अप टू सो ऑन, है ना। मतलब आपके पास एक कांस्टेंट टर्म रहती है a0/2, उसके बाद में क्या आते हैं लगातार cos कोसाइन और साइन टर्म आते जाती है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, सो ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट साइन टर्म एंड फर्स्ट कोसाइन टर्म। तो फर्स्ट साइन टर्म का कोएफिशिएंट होगा b1 और फर्स्ट कोसाइन टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, a1। मतलब आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, a0, a1 और b1 फाइंड करना है। सो हियर वी हैव गिवन दिस डेटा। ओके, सो वैल्यूज ऑफ x एंड y आर प्रोवाइडेड and we are going to find Fourier series of y. Okay, so सबसे पहले हमें इंटरवल आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि फोरियर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इंटरवल। ओके, तो देखिए इंटरवल के लिए हम देखिए कि x की वैल्यूज मतलब क्या, इंटरवल। सो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए 0 देन 1 देन 2 3, मतलब यहाँ पर कितने 1 की स्टेप लेके x की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है ना। सो 0 1 2 3 4 5, अगर मुझे नेक्स्ट x की वैल्यू लेने का काम पड़ा तो वो वैल्यू क्या आएगी, 6, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है ना। देखिए अब y की वैल्यूज देखनी है हमें। सो y की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ऑफ y एंड लास्ट वैल्यू ऑफ y हमें ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि फूरियर सीरीज सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन पर ही डिफाइन होती है। और पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल फंक्शन रिटेन्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना। आफ्टर सम इंटरवल फंक्शन रिटेन्स टू अगेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना। फिर से उसी वैल्यू पर अगर फंक्शन रिटेन होता है तो उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू देखनी है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू। y की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू अगर डिफरेंट है, इसका मतलब आपके इंटरवल में या तो फिर y की नेक्स्ट वैल्यू डेफिनेटली 9 रहेगी। क्या रहेगी, y की नेक्स्ट वैल्यू 9 रहेगी। और अगर हमने यहाँ पर नेक्स्ट x की वैल्यू लेनी चाहिए तो क्या आएगी, वो x आएगी, सॉरी 6 आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखिए y इज पीरियोडिक फंक्शन मतलब आफ्टर सम इंटरवल y की वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। बट यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखी y की तो वैल्यू रिपीट हुई है क्या, नहीं हुई है। मतलब डेफिनेटली y की जो अगली वैल्यू रहेगी दैट विल डेफिनेटली बी 9, है ना। तो इसलिए इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 9। बट आपको जो रिपीट हुई वाली वैल्यू है तो उसको डिलीट ही करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में इन केस आपको रिपीटेड वैल्यू दी गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो लास्ट ऑब्जर्वेशन डिलीट करना होगा। बट यहाँ पर आपको लास्ट ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, तो फिर हम क्यों फाइंड कर रहे हैं लास्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इंटरवल आइडेंटिफाई करना है। तो इंटरवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो x की फर्स्ट वैल्यू है और x की जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट मतलब जहां पर y की वैल्यू रिपीट हुई है। मैं एक बार दोहराती हूँ, हमें x की लास्ट वैल्यू कौन सी लेनी है, जहां पर y की वैल्यू रिपीट हुई है। तो अगर मैंने सिर्फ 5 लिया इंटरवल, अगर मैंने सिर्फ 0 to 5 लिया तो 5 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो रिपीट हुई है क्या, नहीं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम नहीं है। इसलिए हमें इंटरवल क्या लेना होगा, 0 to 6। मतलब आपका y कहाँ पे डिफाइन हुआ है, 0 to 6 में डिफाइन हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम डिफाइन इंटरवल क्या लेते हैं, 0 to 6।
क्यों हमने 6 लिया? क्योंकि फूरियर सीरीज ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शन पर डिफाइन होती है। और पीरियोडिक मतलब क्या? कि आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल फंक्शन रिटेन्स टू इट्स अगेन ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर y की फर्स्ट वैल्यू 9 थी, बट यहाँ पर लास्ट वैल्यू 9 नहीं है, इसलिए इंटरवल 0 to 5 नहीं आएगा। मतलब 5 की जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगी, 5 के आफ्टर जो भी वैल्यू रहेगी, दैट विल बी आवर इंटरवल। तो 5 से अगर मैंने नेक्स्ट वैल्यू लेने की कोशिश की तो क्या आएगी? वो 6 आएगी, इसलिए हमने इंटरवल क्या लिया है? 6। और इनकेस आपको वो ऑब्जर्वेशन दिया रहता था रिपीटेड वाला, तो भी आपको वो डिलीट करना पड़ता था। तो उसका यूज सिर्फ किसके लिए? सिर्फ इंटरवल आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो हियर y इज डिफाइंड इन 0,6। तो हम यहाँ पर फूरियर सीरीज फाइंड कर रहे हैं, ना कि हाफ रेंज सीरीज। इसलिए हम क्या करेंगे? इस इंटरवल को 0,2l के साथ कंपेयर करेंगे। सो 2l इज इक्वल टू 6, सो l इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। अब इस l के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें एंगल फाइंड करना है। सो एंगल क्या रहता है? n पाई x बाय l। l की वैल्यू 3 है, सो एंगल बनेगा अपना n पाई x बाय 3। ना इस एंगल को कंसीडर करके अब हम अपनी फूरियर सीरीज डिफाइन करेंगे। तो क्या होती है अपनी फूरियर सीरीज? इज y इक्वल्स टू a0/2 प्लस समीशन, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 to infinity an cos ऑफ, हम क्या लेते हैं जनरली? n पाई x बाय l, बट यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है? 3 है, इसलिए यहाँ पर लेंगे हम n पाई x बाय 3। ओके ना, अब हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ कांस्टेंट टर्म और एक साइन का कोएफिशिएंट और एक कोसाइन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। मतलब देखिए a0/2 तो एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है? n इक्वल्स टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा a1 cos ऑफ, यहाँ पर भी n को 1 से रिप्लेस करेंगे पाई x बाई 3, प्लस यहाँ पर मिलेगा b1 साइन, n को 1 से रिप्लेस किया तो मिलेगा पाई x बाई 3 प्लस अप टू सो। क्यों मैंने 2 के लिए पुटअप नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही साइन का कोएफिशिएंट और एक ही कोसाइन का कोएफिशिएंट पूछा गया है। या तो फिर सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड एक्सपांड फूरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक टर्म। फर्स्ट हार्मोनिक टर्म मीन्स आपको यहाँ तक की, मतलब a1 और b1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ओके, तो अब हमें कौन से कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं? a0, a1 और b1 फाइंड करनी है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। सो a0 का फॉर्मूला क्या होता है? 2/n समीशन y। हाँ, बट उससे पहले हमें कैपिटल N की वैल्यू लेनी होगी। कैपिटल N मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो रिपीटेड वाला ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको दिया गया है तो भी उसको क्या करना है? डिलीट करना है। यहाँ पर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिया है तो आपको डिलीट करना है। ओके, सो व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सो सी दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर दिया रहता था तो भी आपने 7th ऑब्जर्वेशन डिलीट करना था, इसलिए आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने बन गए यहाँ पर? 6। ओके, सो कैपिटल N इज इक्वल्स टू 6। अब a0 का फॉर्मूला होता है 2/n समीशन y, an का फॉर्मूला होता है 2/n समीशन y इंटू कॉस ऑफ n पाई x बाय l। बट यहाँ पर आपको सिर्फ a1 फाइंड करना है, मतलब आप n की वैल्यू क्या पुट करने वाले? 1। तो देखिए यहाँ पर ही आपको मतलब जो टेबल बन करना है हमें, तो उसमें कौन से कॉलम्स लेने हैं, तो इसी फूरियर सीरीज से सब कुछ क्लियर होता है। सो देखिए फूरियर सीरीज में यहाँ पर हमें दिख रहा है cos पाई x बाई 3, यहाँ पर दिख रहा है sin पाई x बाई 3। सो डेफिनेटली इन टेबल वी आर गोइंग टू मेक द कॉलम ऑफ, कौन सा कॉलम करना है हमें? cos पाई x बाई 3 का एक कॉलम करना है और sin पाई x बाई 3 का भी एक कॉलम हमें करना है। ठीक है, अब जो डेटा दिया है वो तो हमें लिखना ही है। ओके, सो x का एक कॉलम बनेगा, यहाँ पर y का सेकंड कॉलम बनेगा और थर्ड कॉलम cos ऑफ, है ना, a1 फाइंड करना है तो उसके साथ कौन सी टर्म है? cos पाई x बाई 3। सो अगला कॉलम आएगा cos पाई x बाई 3, देन नेक्स्ट कॉलम आएगा sin पाई x बाई 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आपको मिलेगा cos 0, है ना। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पर मिलेगा cos पाई बाई 3, है ना। सो अकॉर्डिंगली हमने ये वैल्यूज
यहाँ पर फाइंड की है। ओके, तो x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड की है। सिमिलरली हमने साइन पाई एक्स बाई 3 के लिए भी कॉलम प्रिपेयर किया है बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 पुट करने के बाद x इक्वल्स टू यहाँ पर 3 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 4 पुट करके, x इक्वल्स टू 5 पुट करके। तो ये सब हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, a1 मतलब हमें समीशन किसकी चाहिए, y इंटू कॉस पाई एक्स बाई 3 की, बट यहाँ पर तो हमें सिर्फ कॉस पाई एक्स बाई 3 मिला है, y तो नहीं है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू है ना, y और cos पाई एक्स की वैल्यूज हमें मल्टीप्लाई करनी है ना, y इंटू कॉस पाई एक्स बाई 3 की हमको समीशन लेनी है, मतलब हमें क्या करना है, y और cos की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो y की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे cos की फर्स्ट वैल्यू के साथ, y की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वैल्यू के साथ, थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वैल्यू के साथ, फोर्थ को फोर्थ वैल्यू के साथ, ऐसा हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। सेम b1 का फॉर्मूला क्या है, 2/n समीशन y साइन पाई एक्स बाय 3। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y की फर्स्ट टर्म को साइन के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाद में y की सेकेंड टर्म को साइन के सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, फिफ्थ को फिफ्थ के साथ और सिक्स्थ टर्म को सिक्स्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी टेक देयर समीशन। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, और while preparing this chart you have to take care of one thing. So on your calci you have to take proper mode, है ना। एंगल्स लेते वक्त दो टाइप्स के मोड होते हैं, एक होता है रेडियन मोड और दूसरा होता है डिग्री मोड, है ना। तो हम डिग्री मोड कब इस्तेमाल करते हैं, अगर आपका एंगल डिग्री के फॉर्म में लाइक 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री एक्सेट्रा, अगर एंगल आपको डिग्री के फॉर्म में दिया है देन वी यूज डिग्री मोड। बट अगर आपका एंगल पाई के फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में है, देन वी हैव टू यूज रेडियन मोड। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने x की वैल्यू पुटअप भी कर दी तो भी आपके एंगल में पाई प्रेजेंट रहता है, मतलब डेफिनेटली आपको कौन सा मोड यूज करना होगा, रेडियन मोड। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने सभी प्रोसेस कर की बट अगर आपने रेडियन की जगह पर डिग्री मोड यूज किया देन यू विल गेट 0 मार्क्स, क्योंकि आपका टेबल ही रॉन्ग प्रिपेयर होगा। अगर टेबल रॉन्ग प्रिपेयर हुआ मतलब आपकी ये सभी वैल्यूज भी रॉन्ग आएगी, है ना। सो व्हाइल मेकिंग टेबल यू टेक केयर ऑफ योर मोड। अगर एंगल में डिग्री है देन यूज डिग्री मोड, अगर एंगल में पाई के टर्म प्रेजेंट है देन यूज रेडियन मोड। ओके, तो यहाँ पर अपने एंगल में तो पाई प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली हियर वी आर यूजिंग रेडियन मोड। कौन सा मोड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, रेडियन मोड। ठीक है ना, सी ये वाला टेबल हमने प्रिपेयर किया। अब क्या करना है, a0 फाइंड करना है। सो a0 का फॉर्मूला अभी लिखा है हमने 2/n, n की वैल्यू कितनी है 6, सो 2/6 इंटू समीशन y। समीशन y मतलब ये y के सभी टर्म्स की हम सिर्फ क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इनकी एडिशन करने के बाद हमें नंबर मिलता है 125। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने समीशन y की वैल्यू 125 पुटअप कर दी, तो a0 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी आपको 41.67। अब अगली टर्म की तरफ मुड़ते हैं। सो a1 का फॉर्मूला आएगा 2/n, दैट मीन्स 2/6 समीशन y cos पाई x बाय 3। हाँ, बट यहाँ पर हमने कॉस का कॉलम तो प्रिपेयर कर लिया है, बट हम मल्टीप्लीकेशन करना बाकी है। तो उससे पहले देखिए कॉस का कॉलम ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ 2 ही नंबर है जो रिपीटेटिवली रिपीट हुए हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ मुझे 1 और 0.5 यही 2 नंबर दिख रहे हैं कि जो मतलब रिपीटेटिवली यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। तो अगर मैंने 1 की टर्म्स यहाँ से कॉमन ली, देखिए यहाँ पर ये स्टेप आपको अच्छे से समझनी है। ओके, साथ ही साथ मैंने नोट्स भी प्रोवाइड की है आपको, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए 2/6 को हमने एज इट इज रखा। अब क्या करना है हमें, y की फर्स्ट टर्म को अगर मैंने cos की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 9 × 1
सेकेंड वैल्यू को मैंने सेकेंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 0.5 इंटू 18, थर्ड में मिलेगा माइनस 0.5 इंटू 24 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर मैंने सिर्फ 1 की टर्म्स कॉमन ली, सिर्फ कौन सी टर्म्स, 1 की टर्म्स कॉमन ली, सो देखिए यहाँ पर अगर मैंने 1 कॉमन लिया, सो 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 9, क्योंकि हम y इंटू कॉस कर रहे हैं, मतलब 1 इंटू 9, 1 अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। अब 1 वाली अगली टर्म कहाँ पर है, ये वाली, है ना। तो हम इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ, और यहाँ से अगर मैंने ये 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगी ये माइनस साइन और ये 28, मतलब क्या बचेगा यहाँ पर -28, है ना। तो 1 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा -28, और भी 1 की टर्म है क्या, नहीं, 1 की टर्म अब खत्म हो गई, तो मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब अगली टर्म्स 1 के साथ दूसरा नंबर कौन सा रिपीट हुआ है, 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस 0.5 कॉमन लेती हूँ, क्या कॉमन लेती हूँ, प्लस 0.5। तो देखिए 0.5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 18, नेक्स्ट 0.5 की टर्म देखिए, है ना। यहाँ से अगर मैंने 0.5 कॉमन निकाला है तो ये माइनस साइन बचेगी और ये 24 बचेगा, मतलब क्या बचेगा -24, क्या बचेगा -24। अब अगली 0.5 वाली टर्म देखिए, 0.5 को हमने कॉमन लिया है तो क्या बचेगा यहाँ पर ये माइनस साइन और ये 26, मतलब क्या बचेगा -26, है ना, -26। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं 0.5 की, ये वाली टर्म 0.5 मैंने अगर कॉमन उठाया तो यहाँ पर बचेगा +1, है ना। सो +1 इंटू 20, मतलब क्या मिलेगा आपको +20, है ना, तो +20, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, सिर्फ 1 वाली टर्म 1 कॉमन लेके बची वाली टर्म लिखी, यहाँ पर 0.5 कॉमन लिया और रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पर मैंने लिख दी। तो ये कैलकुलेशन अगर आपने कैलसी पर कैलकुलेट किया है ना, पहले तो हम 9 - 28 करेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा। बाद में क्या करेंगे हम 18 - 24 - 26 + 20, इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। और अगर इन दोनों के एडिशन की, मतलब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो भी वैल्यू मिलेगी दैट इज द वैल्यू ऑफ A1, और आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा -8.33, A1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -8.33, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना, नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड करना है, B1 फाइंड करना है ना। तो अपना B1 का फॉर्मूला क्या है, B1 का फॉर्मूला है 2/n, और n की वैल्यू कितनी है 6, सो 2/6 समीशन y sin πx/3, मतलब यहाँ पर जैसे अभी अभी हमने क्या किया था, y और cos के कॉलम को मल्टीप्लाई किया था करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, y और sin की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब y की फर्स्ट वैल्यू को sin की फर्स्ट वैल्यू के साथ, y की सेकंड वैल्यू को sin के सेकंड वैल्यू के साथ, थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ एंड सो ऑन, इसे मल्टीप्लीकेशन करना है। बट फिर से अगर आपने sin का कॉलम ऑब्जर्व किया तो मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर ही दिख रहे है ना, जो बार बार रिपीट हुए हैं। सो कौन से 2 नंबर से, एक तो 0 है और दूसरा है 0.866, हाँ भले ही उसकी साइन यहाँ पर चेंज है, बट कौन से 2 नंबर रिपीटेटिवली यहाँ पर प्रेजेंट है, 0 और 0.866, है ना। तो देखिए B1 की वैल्यू के लिए 2/6 इंटू, हाँ अब क्या करेंगे हम, अगर मैंने 0 कॉमन लिया है ना, सो 0 इंटू 9, 0 ही मिलने वाला है। फिर भी बाय प्रोसेस अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 इंटू, अगर मैंने ये 0 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 9। अब अगली 0 वाली टर्म देखिए यहाँ पर है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे y के वैल्यू के साथ, मतलब 28 के साथ। तो अगर मैंने 0 कॉमन उठाया तो यहाँ पर क्या बचता है, पॉजिटिव 28 बचता है ना। तो 0 इंटू 9 + 28, एक्चुअली ये कंप्लीट वैल्यू 0 आने वाली है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पर लिखी है, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट रिपीटेटिव वैल्यू कौन सी, 0.866, तो आगे में क्या करूंगी 0.866 यहाँ पर कॉमन लूंगी, ठीक है। तो देखिए प्लस, अगर मैंने 0.866 कॉमन लिया, हाँ तो देखिए 0.866 ये फर्स्ट टर्म के साथ हम y की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अगर मैंने 0.866 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, पॉजिटिव 18 + 18 बचेगा। हाँ,
अब अगली वैल्यू देखते हैं, 0.866 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा +24। अगली 0.866 की वैल्यू है ना, बट यहाँ पर निगेटिव साइन है। मैंने अगर 0.866 यहाँ से कॉमन उठा लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये निगेटिव साइन बचेगा। अब ये निगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगी तो क्या बनेगा ये नंबर -26 है ना, सो -26। ओके, अब अगली टर्म देखते हैं 0.866 की, यहाँ पर निगेटिव साइन है ना, ये अगर मैंने कॉमन उठाया तो यहाँ पर बचेगा ये निगेटिव साइन और ये 20, तो क्या बचेगा -20 है ना। और भी कोई नंबर है क्या यहाँ पर कि जो रिपीटेटिव प्रेजेंट है, नहीं है ना। तो इस कैलकुलेशन को हमें करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट तो 0 हो जाएगा। बाद में आप क्या करेंगे, 18 + 24 -26 -20, इसे तो हम ओरली भी कर सकते हैं या तो फिर विद द हेल्प ऑफ कैल से भी कर सकते हैं ना। तो पहले इस ब्रैकेट के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करना है, बाद में जो आंसर मिला है उसको 0.866 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर मिला है उसे 2/6 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ये वैल्यू तो क्या है 0 है। So in this way you will get value of B1. So after calculation you get B1 equals to -1.15. क्या आएगी आपकी B1 की वैल्यू? B1 की वैल्यू आएगी -1.15. Okay. So in this way we have calculated value of A0, A1 as well as B1. Or finally we substitute these three values in our required Fourier series. ओके, सो अपनी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज मिलेगी। सो A0 की वैल्यू क्या पुट अप की हमने, -8.33, ठीक है। तो यहाँ पर A0 को रिप्लेस करेंगे -8.33 से। बाद में हम A1 को रिप्लेस करेंगे, तो A1 को हम रिप्लेस करेंगे, देखिए सो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आएगी अपनी y इक्वल्स टू -8.33 डिवाइडेड बाई 2 प्लस A1 की वैल्यू कितनी है अपनी, -8.33 इंटू cos πx/3, ओके, प्लस B1 की वैल्यू कितनी है, -1.15 इंटू sin πx/3. So this is required Fourier series. Okay, so in this way we have obtained Fourier series if numerical data is provided, that means with the help of harmonic analysis. Okay, so with this I stop my video lecture. Thank you very much.